वफाकी हुकूमत पिछले कुछ अरसे से फैटफ को बुनियाद बनाकर पार्लियामेंट में कुछ ऐसे बिल सामने ला रही है जिस पर अपोजिशन मुसलसल अपने खदशात का इजहार कर रही है। अपोजिशन हुकूमत के मुतनाज़ा कानून और तरामीम को बुनियाद बनाकर मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रही है कि हुकूमत मुतनाज़ा कानून साजी के जरिए मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बनाना चाहती है। पिछले एक माह के दौरान अपोजिशन हुकूमत के कम अज कम 3 बिल्स को ड्रैकोनियन लॉ करार दे चुकी है और कल भी हुकूमत ने कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में ऐसी तरमीम पेश की है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली ने अपने शदीद खदशात का इजहार करते हुए इन तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरामीम की तजवीज़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने ट्वीट किया कि अभी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के काले कानून में अपोजिशन की तरमीम को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हुकूमत ने इससे भी बुरा कानून फाइनेंस कमेटी में पेश कर दिया है। सेनेटर शरी रहमान जिस कानून का हवाला दे रही हैं, इस कानून में कल हुकूमत ने 3 बुनियादी तरामीम कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी के सामने रखी, जिसके मुताबिक हुकूमत अब ये चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जराइम को काबिले गिरफ्त जुर्म करार दिया जाए। इसके अलावा इस बिल में मुजरिम पर जुर्माने की जो हद है उसको भी बढ़ाने की तजवीज़ है, यानी कि जो मुजरिम पर जुर्माने की हद को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए तक करने की तजवीज़ पेश की है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली कंपनी पर जुर्माने की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ शामिल है। हुकूमत की तरामीम में यह तजवीज़ भी शामिल है कि 20 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर शनाख्ती कार्ड का फराम करना ज़रूरी होगा, जबकि खरीदार की मालूमात फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को फराम भी की जाएंगी। ये वो बुनियादी तरामीम है जो हुकूमत की जानिब से पेश की गई थी, जिन पर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपोजिशन ने इनको मुस्तरद किया है। अपोजिशन ये भी चाहती है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मामलात की तहकीकात का इख्तियार नैब से वापस लिया जाए और सिर्फ FIA, कस्टम्स और दीगर इदारे इन मामलात पर तहकीकात करें। अपोजिशन हुकूमत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दे रही है और ये हुकूमत का पहला बिल नहीं है जिस पर अपोजिशन ने मुखालफत की हो और एतराज़ किया हो। इससे पहले भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल हो या एंटी टेररिज्म एक्ट का बिल हो, उस पर भी जो तरमीम पेश की गई थी हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की थी। एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। हमने कहा जी हम किसी सूरत इस बिल को कबूल नहीं कर सकते, उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस खदशे का इजहार किया कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता तो पाकिस्तान एक बदतरीन आमरीत वाला मुल्क बन जाता, जिसके बाद हुकूमत को ये बिल वापस लेना पड़ा। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं है कि हुकूमत ऐसे बिल सामने ला रही हो जिसमें शहरियों की आज़ादी का हक छीनने और उन्हें जुर्म साबित होने से पहले जेलों में डालने की कोशिश की जा रही हो। इससे पहले भी मुल्क में ऐसे कानून बनते रहे हैं और अब भी ऐसे कानून मौजूद हैं जिनके जरिए किसी भी शहरी को जुर्म साबित होने से पहले महीनों तक जेल में डाला जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नैब का कानून है, जिसके तहत चेयरमैन नैब किसी भी केस में मुलजिम को 3 महीने के लिए जिस्मानी रिमांड पर हिरासत में रख सकते हैं। इसी तरह 2014 में नून लीग की हुकूमत के दौरान प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट सामने लाया गया था, जिसके तहत सिक्योरिटी इदारों को यह इख्तियार दिया गया था कि वो बगैर किसी वारंट और जुडिशल ओवरसाइट के किसी भी शख्स को दहशतगर्दी या मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने के शुबे में गिरफ्तार कर सकते हैं और जुर्म साबित होने से पहले मुलजिम को कई दिनों तक जेलों में रखा जा सकता है। ये वो कवानीन हैं जिनके खिलाफ इंसानी हकूक की तंजीमें काफ़ी अरसे से आवाज़ उठाती रही हैं और इसी किस्म के कवानीन की वजह से आज पाकिस्तान में जेलें ज़्यादातर ऐसे कैदियों से भरी हुई हैं जिनमें से बहुत सारे ऐसे मुलजमान हैं जिन पर अभी तक केस साबित नहीं हुआ है। जनवरी 2020 में वजीर इंसानी हकूक शेरी मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि मुल्क में 50% कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, उनको सजा नहीं हुई है, मगर वो जुर्म साबित हुए बगैर ही जेलों में मौजूद हैं और अपना वक्त जेल में काट रहे हैं। पाकिस्तान में इन इंसानी हकूक की पामालियों को देखने के बावजूद हुकूमत ऐसे बिल्स ला रही है जिसमें जुर्म साबित होने से पहले लोगों को जेलों में डालने की तजावीज़ पेश की जा रही हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा
मलिका बुखारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। नफीसा शाह साहिबा, हुकूमत के 2 बिल्स थे जिन पर आपने पहले भी एतराज़ किया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल आया था और इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट का जो बिल आया था, आप लोगों ने कहा काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, आप लोगों ने उस बिल को मुस्तरद किया था। अब कल जो फाइनेंस कमेटी में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पेश किया गया है, आपकी जमात का ये कहना है कि ये उससे ज्यादा बदतर कानून है। वजह क्या है, एतराज क्या है आपकी जमात का और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज का इस बिल पर? देखिए शहजाद, बहुत अच्छा हुआ आप ये मौजू आप लेकर आए हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, उस वक्त पीटीआई के तकरीबन जो लोग जो बिजनेसेस को समझते हैं, मईशत को समझते हैं, उन्होंने भी उतनी ही इसके ऊपर तनकीद की जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनकीद की। तो ये पार्टी आज भी अगर इसके ऊपर सीक्रेट वोट होगा कमेटी में, तो मैं समझती हूँ कि एक शख्स भी, शायद खुद चेयरमैन जो उस वक्त उन्होंने बना के बिठाया हुआ था, एक कठपुतली चेयरमैन, शायद वो वोट करेंगे और कोई भी इस लॉ के ऊपर इस हालत में अंडर द प्रेजेंट कंडीशंस नहीं वोट करेगा। मलिका भी नहीं करेंगी। इतना खराब कानून वो बनाया हुआ है। हुकूमत का ये था कि हम इसको बुलडोज करें, हुकूमत की नीयत थी कि इसको बुलडोज करें, लेकिन उसने ये कहा था कि मैं अपनी कमेटी के मेंबर्स के साथ जो लीगल जो प्रोसेसेस हैं, इसके ऊपर प्रॉपर हियरिंग्स करके, सबसे मशावरत करके, इस कानून को डिलिब्रेट करके फिर हम इसको कुछ कर सकते हैं। तो वो कमेटी के चेयरमैन भी नहीं थे और उस दिन कल इसलिए ये लॉ पास नहीं हुआ कि ऑपोजिशन के नंबर्स, अगर कल वोटिंग होती तो कल ये बिल डिफीट होता। बहुत बुरा लॉ है। दिस इज लाइक आपने जो हमारे बिजनेसेस हैं, फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट है या ज्वेलरी शॉप्स हैं, इनको आप अब रिपोर्टिंग एजेंट्स बनाएंगे कि कोई भी शख्स अगर आके शॉपिंग करता है 20, 25, 30 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा कोई जेवर लेता है, तो उसको वो बैठकर वो सीआईडी करेंगे, वो हुकूमत को बताएंगे कि ये 50 लाख। तो इस माहौल में कौन पैसे लेके आएगा, कौन खर्च करेगा? इससे तो इकोनॉमी आपकी और ग्रे और ब्लैक में चली जाएगी। तो एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है। मलिका बुखारी साहब, एक तो इस बिल के हवाले से जो एतराज है, जिसमें मैं आगे जाके बात करूंगा कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, जिस तरह के दूसरे बिल भी आप लोगों ने पेश किए, हुकूमत की तरफ से पेश किए गए और ऑपोजिशन के एतराज के बाद आपको वो बिल वापस लेने पड़े। मिसाल के तौर पे जो एंटी टेररिज्म एक्ट का बिल था, जिसमें आपने इकोनॉमिक टेररिज्म की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे वो कह रही है कि सिर्फ इंसानी हकूक का मसला नहीं है, जो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपकी, वो खत्म हो जाएगी इस बिल की वजह से। जी थैंक यू शहजाद। पहली बात तो ये कि आई जस्ट वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। हमने जो भी बिल पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, कमेटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, उनके पीछे एक वजह है, उनका एक रैशनल है। वो रैशनल ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का एक तवील इशू है। पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों के ऊपर 12 इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने पाकिस्तान ही की आवाम के पैसे का इस्तेहसाल किया और फिर उससे बड़ा क्राइम कमिट किया, उससे बड़ा गुनाह कमिट किया और उसी पैसे को पाकिस्तान से बाहर लेकर गए लॉन्डर कर। तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है और ज़ेर इल्तवा है केसेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने इन रिलेशन टू दिस। उसके अलावा पाकिस्तान हमारे दौरे हुकूमत में नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में ग्रे लिस्ट में गया, ग्रे लिस्ट में, फैक्टिव की ग्रे लिस्ट में, और उस ग्रे लिस्ट में जाने के पाकिस्तान के ऊपर संगीन असरात होते हैं। हमने हुकूमत में आने के बाद उनसे नेगोशिएशन की, बड़ी तगो-दो हुई, बड़ी मेहनत की, बहुत मराहल से गुजरे और हमने उनकी जो 40 रिकमेंडेशंस है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, ये उस कड़ी का एक पार्ट है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था वो भी इससे जुड़ा हुआ था और जो एंटी टेररिज्म एक्ट का बिल था वो भी इसी से जुड़ा हुआ था। तो ये तो इसका सारा इस पसे मंजर में इसको देखिए कि पाकिस्तान तहरीक बुखारी साहब, एक यहाँ पे कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, हमारी ख्वाहिशात पे कानून जो नहीं बनते, एंटी टेररिज्म एक्ट में जो अमेंडमेंट का बिल था, उस पर तो शाहिद खाकान अब्बासी और ऑपोजिशन ये कहते रहे हैं कि हमने जब कहा कि ये बिल फैटेफ की रिकमेंडेशन या रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कैसे साजगार होगा, जिसमें आपने कहा था कि 180 दिन के लिए हिरासत में रखा जा सकता है,
ہے تو اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی کمیٹی نے وہ بل واپس لے لیا اور کہا کہ چلیں اس کو سائیڈ میں رکھ کے آگے بات کرتے ہیں. تو اعتراض یہ ہے کہ فیٹ ایف کے نام پر آپ یہ تمام بل لے کر آتے ہیں لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے تو آپ اس بل کو واپس لے لیتے ہیں. نہیں شہزاد، یہ درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ کے دو مسودے تھے. ایک مسودہ جو ہے اس کو ہم نے کہا کہ وہ اس وقت جو ہم نے کمپلائنس رپورٹ پریزنٹ کرنی ہے اس کے لیے اہم نہیں ہے، تو اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں گی اور اس کے اوپر جو امینڈمنٹس آئیں گی، سجیشنز آئیں گی، جو زیر غور آئیں گی چیزیں، ہم ان کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور جو پاسبل ہوا اس کو کریں گے. اس کے علاوہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے وہ ریکمنڈیشن 37 سے لنکڈ ہے. فیٹ ایف کی ریکمنڈیشن 37 یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے پاکستان کے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر، پاکستان کے لیگل سسٹم کے اندر ایک ایسا سسٹم مروج کرنا ہے جس سے منی لانڈرنگ ختم ہو، جس سے ایک سینٹرل اتھارٹی اسٹیبلش ہو اور یہ سسٹم افیکٹو ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ابھی جتنے یہ بل آئے ہیں، جیسے جس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں امینڈمنٹ کا بل تھا جس میں آپ نے اکنامک ٹیررزم کو ڈیفائن کیا تھا، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ 180 دن کے لیے آپ حراست میں رکھ سکتے ہیں. یہ جس اینٹی منی لانڈرنگ بل پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک جو سیکشن 16 ہے اس کو حذف کرنے کی بات کی گئی، یعنی کہ اب یہ قابل گرفت جرم ہوگا. اس سے پہلے بھی آپ کی حکومت نہیں، ماضی کی حکومتوں میں بھی جو بل آئے ہیں، جو جس قسم کے قانون بنائے، اس میں ہمارے پاس ایک پاور دی جاتی ہے اتھارٹیز کو کہ آپ 90 دن کے لیے، 180 دن کے لیے لوگوں کو حراست میں رکھیں. اب دنیا بھر میں آپ جانتی ہیں کہ قانون کس قسم کے ہیں، وہاں تو جب تک ٹھوس ایویڈنس نہیں ہوتا کسی کو گھنٹوں تک بھی گرفتار نہیں کیا جاتا، کیس تو اس کے بعد چلتا ہے. ہمارے یہاں تو پہلے جیلوں میں ان کو بھر دیا جاتا ہے، کیس بعد میں چلتا ہے، کنوکشن بعد میں ہوتی ہے ان کی. جی دیکھیے شہزاد، جو بھی قوانین یا جو بھی ترامیم پاکستان تحریک انصاف لے کے آ رہے ہیں، شمول یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کا نیا بل ہے، یہ کوئی بھی ترامیم پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہو سکتی، بیکاز پاکستان کے آئین کے اندر ایک شک میں یہ درج ہے کہ آپ اس ملک کے اندر ایسا کوئی قانون مروج نہیں کرا سکتے جو آئین کے کسی آرٹیکل سے، کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ سے کنفلکٹ کرتا ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے ایک پرسن اسپیسیفک لا کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا تھا. یہ تاریخ ہے جو انہوں نے بنایا تھا اپنے اس دفعہ منتخب وزیر اعظم کے لیے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پاور آف اریسٹ جو ہے اس کے پیراہے طے ہونے چاہیے، پاور آف اریسٹ کا ابیوز نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی آپ کسی شخص کی لبرٹی کو کرٹیل کریں اس کے لیے ٹھوس آپ کے پاس ثبوت، شواہد اور وجوہات ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے اور بالکل ٹھیک ہے. تو جو بھی چیز سامنے آئی ہے اس کے اوپر اب بحث ہوگی، لیکن میری اپوزیشن کے محترم رہنماؤں سے ایک گزارش ہے کہ ہر وقت آپ ہماری ہر ریفارم کے مسودے کے اوپر، ہر بل کے اوپر یہ نہ کہا کیجئے کہ ہماری کوئی میلافائڈز ہے، کہ ہم ایک آمرانہ سوچ رکھتے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیگل فریم ورک کو مثبت کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم روگ سٹیٹ نہیں ہیں، ہم ایک ورکنگ فنکشننگ ڈیموکریسی ہے. ہم آئین کے اندر جو آرٹیکلز درج ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن اپنے قانون کے مطابق اپنے پاکستان کے سسٹم کو ابیوز بھی نہیں ہونے دیں گے. ایک بات میں اور کہہ دوں کہ اب میں کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن بارہا ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کو اس کے پرویو سے نکال دیں، میوچل لیگل اسسٹنس کے. کیسے نکال دیں جب ساری ڈسکشن ہی منی لانڈرنگ کے اوپر ہے، جب منی لانڈرنگ ہی بیسک ایسنس ہے فیٹ ایف کی ریکمنڈیشنز کی. تو آپ کی یہ گزارش یا آپ کی یہ توقع کہ ہم منی لانڈرنگ کو میوچل لیگل اسسٹنس سے نکال دیں، یہ بالکل غلط ہے. اسی ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ جب اینٹی منی لانڈرنگ کا بل لے کے آتے ہیں تو نیب کی کسی بھی پرسن کو اس کے اندر نہ ڈالیں. کیا منی لانڈرنگ، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا نیب سے کوئی لنک نہیں ہے؟ اس کے اندر اور بھی صحیح. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ کا میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. نمائندوں کو نہیں مانتے، یہ اس کی کیا منطق ہے؟ جی نفیسہ صاحبہ فرمائیے گا. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اپوزیشن اس پر کیوں اعتراض اٹھاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کو آپ ایم ایل اے کے پرویو سے ہٹا دیں، نیب کا اختیار نہیں ہونا چاہیے منی لانڈرنگ کے معاملات پر. یہ کیوں ڈیمانڈ کرتی ہے اپوزیشن بار بار؟
देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि फैटफ जो है एज इफ ये बड़े मुहिब्बुल वतन है और इनको फिक्र है ग्रे लिस्ट की और हमें नहीं है। हमने इनके रवैये के बावजूद हमने फैटफ के लॉज पर हमारी अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट है और हमने ये कहा है कि क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान को हम ज्यादा ओनरशिप देते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो फैटफ आपको कह रहा है आप उससे 10 गुना आगे जा रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप अपनी आपके ख्याल में क्यों 10 गुना आगे जा रही है हुकूमत? करें कि आप जनरल मुशर्रफ ने जैसे पूरी यहाँ से लेकर पैसों के एवज कितने लोग पाकिस्तान के वहां भेजे थे, तो ये यही करने जा रहे हैं। अच्छा नफीसा साहिबा, वो कह रही हैं कि आप हमारी नीयत पे शक ना करें, लेकिन आप कह रही हैं कि वो फैटफ से 10 गुना आगे जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? अच्छा, दूसरा, ये करप्शन की बात इसलिए ना करें, मनी लॉन्ड्रिंग की इसलिए बात ना करें क्योंकि 2 साल इनको 17 अगस्त को 2 साल पूरे होंगे। इन 2 सालों में उन्होंने 7 एमनेस्टी स्कीम्स बनाई हैं। वो एमनेस्टी स्कीम्स दूध वाले ठेले वालों के लिए हैं, अलीमा बाजी के लिए हैं, सलीका सिलाई मशीन से उन्होंने जो बिलियंस बनाए और जो बाहर उन्होंने फ्लैट्स लिए और एक्नॉलेज किया कि ये मेरे अनडॉक्यूमेंटेड जो है प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए तो ये पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाते हैं। रियल एस्टेट को उन्होंने एमनेस्टी दी है। अच्छा, उन्होंने लेकिन नफीसा साहिबा मुझे जरा 2 बातों का क्विकली जवाब दे दीजिए। नफीसा साहिबा, जो भी कानून बनेगा उसका इतलाक तो अपोजिशन पर भी होगा और हुकूमती लोगों पर भी होगा। दूसरा, वो ये कह रही है कि आप हमारी नीयत पे शक ना करें, ये हम फैटफ की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही है ये फैटफ की रिक्वायरमेंट से 10 गुना आगे बढ़े। उसकी वजह क्या है? आप क्यों समझती हैं ये उससे आगे बढ़ के कानून बनाना चाहते हैं? मैं ये इसलिए कि व्हाट इज द हरी। इनके पास पूरे 2 साल थे जब से ये आए हैं, ग्रे लिस्ट में हम थे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं ये कवानीन इंट्रोड्यूस किए? 2 साल हो गए, हम फाइनेंस कमेटी वाले रो रो कर थक गए हैं। हर दिन हर मीटिंग में हम ये कहते हैं कि वजीर जो है उसको फैटफ के ज्यादा क्या अजीज होगा, क्यों नहीं आके फैटफ के लॉज पास करवाते, खुद पॉलिटिकल ओनरशिप मिलेगी। एक दिन वजीर नहीं आए और कल जब वजीर आए तो 6 या 7 मिनट बैठकर और चल बसे। ये इनकी कमिटमेंट है। अच्छा, मुझे एक और बात का जवाब दीजिए नफीसा साहब, इसके बाद मैं बुखारी साहबा से बात करूंगा, लेकिन मुझे नफीसा साहबा एक मसला तो है हमारे मुल्क में कि करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला तो है। अब हमने एक मौसर कानून साजी करनी है ताकि एक ऐसा एहतसाब हो जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जा सके कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है। आपके शिकवे नैब के हवाले से, नैब के कवानीन के हवाले से बहुत सारे दुरुस्त भी होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर करप्शन का केस जो है वो फेक केस होता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो जरदारी साहब के ऊपर फेक बैंक अकाउंट के केसेस हैं, उसमें एक शरीक मुलजिम ने प्ली बार्गेन कर ली है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन केसेस में सदाकत भी होती है। तमाम केसेस को अलग तौर पे देखना पड़ेगा। कानून साजी जरूर करें, मौसर कानून साजी करें, लेकिन हर केस को यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए है। देखिए, आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, 100% आई एग्री विद यू, लेकिन इशू इज आपका सुप्रीम कोर्ट को सुने, आपके ह्यूमन राइट्स वॉच को सुने। जब वो ये कह रहे हैं, मैं अब नहीं कह रही, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नैब इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और उसके लिए इन्होंने जो बंदा बिठाया हुआ है जो जरदारी के साहब को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, उसकी अपॉइंटमेंट ही गलत है। अब इन चीजों को कौन देखेगा? तो वो डिबेट अलग है, लेकिन कल का जो लॉ है इट्स स्पेसिफिकली, देखिए, इट विल अफेक्ट बार काउंसिल्स, इट विल अफेक्ट रियल एस्टेट, इट विल अफेक्ट बिजनेसेस। ये सियासतदान को आप छोड़ देना, वो तो हम खुद ही इनसे पॉलिटिकल हम डिस्कस करते रहेंगे। द इशू इज आपकी मुल्क की मईशत का इशू है। मुझे नहीं पता मलिका बुखारी साहब। ठीक, मलिका बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने कहा कि बिल्कुल इस चीज को एड्रेस करना चाहिए कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो अब्यूज ना हो, लेकिन हमारे यहाँ अगर इस किस्म के कानून बनेंगे कि बगैर मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप किसी को 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए हिरासत में ले सकते हैं, तो इसका होता क्या है नतीजा मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है श्री मजारी साहिबा, उन्होंने पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा इस वक्त जो लोग जेलों में हैं
ان کو کنوکٹ نہیں کیا گیا ہے, ان کو سزائیں نہیں ملی ہے. سزائے بغیر وہ اس وقت جیلوں میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں, کوئی مہینوں گزار دیتا ہے, کوئی سالوں گزار دیتا ہے. تو جب اس قسم کی قانون سازی ہوگی جہاں آپ اتھارٹیز کو فری ہینڈ دیں گے گرفتار کرنے کا, ایک آفینس جو کہ اس وقت کوگنیزیبل نہیں ہے اس کو آپ کوگنیزیبل بنانے کی کوشش کریں گے, تو پھر یہ معاملات تو ہوں گے, ابیوز آف پاور تو ہوگا, اریسٹ کا جو پاور ہے اس کو ابیوز تو کرے گی اتھارٹیز, اور کر رہی ہیں. دیکھیے پاکستان یہ تو پاکستان کے نظام عدل کا ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے. ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر لوگ عرصے سے وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں جن کے لیے شاید انہوں نے وہ کرائمز کمٹ بھی نہیں کیے, اور اتنے عرصے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے کہ وہ ایک ناانصافی کا جو عنصر ہے وہ اس سے نظر آتا ہے. لیکن اس کے اندر کرمنل جسٹس کا ریفارم, لیکن کہیں نہ کہیں قانون کا سہارا ہی لیا جاتا ہے نا, بیلنس کریٹ کرنا ہے. نیب کے قانون میں اگر یہ بات ہوگی کہ آپ لوگوں کی لبرٹی کی پروٹیکشن کے اندر, نیب کے قانون میں اگر بیل کا رائٹ نہیں ہوگا, نیب کے قانون میں اگر 90 دن کے لیے نیب اپنی حراست میں رکھ سکے گا, جب یہ قانون ہوگا تو اس کا سہارا ہی لیا جائے گا. نیب کے قانون میں ہے نہیں, نیب کے قانون میں رائٹ آف بیل تو ہے نا, آپ ہائی کورٹ کے پاس ہے. اب ڈسکشن یہ ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کے پاس جو ہے وہ رائٹ ہونی چاہیے. جی, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اب ٹرائل کورٹ کے پاس بھی اب یہی چیز سامنے آئی ہے, اور اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ میں بھی ہے یہ بات درج. لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نیب چیئرمین اریسٹ کرتے ہیں وہ کیوں اریسٹ کرتے ہیں, کہ کیسز کے اندر انٹرفیرنس نہ ہو. میں ان کی سپوکس پرسن نہیں ہوں, میری سمجھ یہ ہے کہ کیسز کے اندر انٹرفیرنس نہ ہو, وہ ایویڈنس کو ٹیمپر نہ کریں, ایسی وجوہات ہوتی ہیں. اور دوسری طرف اس انسان کی لبرٹی اور اس کی ہیومن رائٹس لنکڈ ہیں, اور یہ ہمیشہ کسی بھی ادارے کے لیے ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ملکہ بخاری صاحبہ, نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.